चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, इन्हें कीजिए। क्या है दूसरा प्रश्न है हमारे लिए, इन्हें कीजिए में पहला हमने कौन सा किया था, कोण वाला। अब दूसरा हमारे लिए क्या है कि अपने मित्र से निम्नलिखित सारणी को भरने के लिए कहिए और उसकी आयु और उसकी माँ की संगत आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके मित्र की आयु है, देखो मित्र की आयु दी है, माँ की आयु दी गई है और इसका क्या दिया है अनुपात, और क्या है 5 वर्ष पहले की आयु, वर्तमान आयु और 5 वर्ष के बाद की आयु। ठीक है, देखो मित्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, कितने 5 वर्ष पहले की आयु है मित्र की 10 वर्ष। ठीक है, और माँ की आयु 35। क्या हुआ, देखो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे आप, मतलब 5 वर्ष पहले 10 थी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी 10 + 5 कितनी हो गई 15, और ये कितनी हुई आपके मित्र की। ठीक है, और माँ की कितनी हुई, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 35 + 5 तो कितनी हो गई 40। मित्र की आयु कितनी हो गई वर्तमान 15। ठीक, माँ की आयु कितनी हो गई 40। अब देखो क्या हुआ 5 वर्ष के बाद, मतलब 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, अब ये तो वर्तमान आयु थी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद मित्र की आयु और किसकी आयु चाहिए हमें, माँ की। ठीक है, अब आप उसमें क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें 5 और प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 15 + 5 तो हो गया 20 और 20 और 40 + 5 हो जाएगा 45। ठीक है, देखो 5 वर्ष बाद मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 और माँ की आयु कितनी हो गई 5 वर्ष के बाद कितनी हो गई 45। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या दिख रहा है कि 5 वर्ष पहले तो 10 साल थी, 5 वर्तमान आयु 15 है और कितनी मिल गई हमें माँ की 40। हमने कैसे निकाला कि 5 वर्ष पहले की आयु हमें क्या दी गई थी, किसकी, मित्र की आयु और उनकी माँ की आयु। ठीक है, दोनों की आयु से हमने क्या निकाल दिया, वर्तमान आयु निकाल दिया, और 5 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे 5 का योग कर देंगे, तो हमें कितनी मिल गई, मित्र की उम्र मिल गई 20 और माँ की मिल गई कितनी 45। अब देखो क्या हुआ, जब हमने किया F/m मतलब 10/35, मतलब अगर आप इसको 5 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, तो हमें क्या रेशियो मिला, क्या अनुपात मिला 2/7। ठीक, उसके बाद देखो इधर है 15 और ये है 40। ठीक है, तो अब हमने फिर 5 से किया तो ये हुआ 3 और ये हो गया 8, तो देखो हमें क्या अनुपात मिला 3/8। ठीक, उसके बाद देखो आप तो हमें क्या अनुपात मिलेगा 20/45, फिर हमने 5 से भाग दिया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9। अब देखो कितना अनुपात मिला हमें 4/9। ठीक है, अब अगर आप ये देखें तो तीनों अनुपात क्या बराबर हैं, मतलब जो हम चीज देख रहे थे कि सीधा समानुपात था उसमें क्या हो रहा था कि x1/1 x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर हमें मिल रहा था k, मतलब क्या मिल रहा था, स्थिर मिल रहा था। पर यहाँ पे क्या आपको स्थिर दिख रहा है, मतलब देखो ये है 2/7, ये है 3/8 और ये है क्या 4/9। अब ये क्या स्थिर दिख रहा है, जहां जहां जैसे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये उम्र बढ़ी और यहाँ भी उसकी उम्र बढ़ी, और ये देखो माँ की भी उम्र बढ़ी, और ये क्या किसकी उम्र बढ़ी, देखो 5 साल बाद माँ की उम्र बढ़ी और फिर 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु में और बढ़ी। पर फिर भी हमने देखा तो इसमें क्या हुआ, अनुपात क्या मिल रहा है हमें, अलग मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, अनुपात ज्ञात करना था, अब हमने कर लिया। ठीक है, 5 साल पहले का अनुपात हुआ 2/7, वर्तमान आयु का अनुपात कितना हुआ 3/8 और 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना होगा 4/9। ठीक है, तो अब देखो हम इससे कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वो निष्कर्ष क्या है कि इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि साथ साथ बढ़ने वाले चर अनुक्रमानुपाती हो, मतलब कि अगर आपको दो मतलब क्या दे दी, कंडीशन दे दी या दो आपको स्थिति दे दी, और इसमें क्या हो रहा है कि आपको क्या हो रहा है, दोनों चीजें क्या हो रही है, x और y दोनों चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है,
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब वो क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक और चीज क्या होती है कि साथ साथ बढ़ने के साथ जो x1 y1 है बराबर जो x2 y2 है, इसका बराबर क्या होता है k, मतलब क्या होता है, इनका जो अनुपात होता है वो एक होता है, मतलब स्थिर होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम अगर और इसे समझे, ये हमारे लिए एक उदाहरण ही था। क्यों कि माँ की आयु ली हमने, आपके दोस्त की आयु ली, और हमने देखा कि हमने 5-5 साल उसमें बढ़ाया, तो उस हिसाब से जो हमारा जो अनुपात था वो भी हमें बराबर मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपके पास साथ साथ बढ़ने वाले भी चर हों तो भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अनुक्रमानुपाती हो। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण के लिए अगर हम और समझे तो मानव में भौतिक परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं। ठीक है, होते ही हैं, सभी में चेंज आते हैं। ठीक है, तो परंतु आवश्यक नहीं है कि ये एक पूर्व निर्धारित अनुपात में ही हो। मतलब हमें पहले क्या मिल रहा था, माँ और आपके माँ और मित्र का जो हमने अनुपात निकाला था वो भी मिल रहा था हमें, एक बार मिल रहा था 2/7, एक बार मिला हमें 3/8। ठीक है, पर हमें अगर हमने उसमें योग किया तो देखा तो 5-5 साल ही योग उसमें हो रहा था। तो क्या हुआ कि ये आवश्यक नहीं है कि ये जो पूर्व निर्धारित अनुपात हो में ही उसी अनुपात में आपको मिले। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात हम क्या कहें कि व्यक्तियों के भार और लंबाई में भी परिवर्तन किसी ज्ञात अनुपात में नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है किसी इंसान का भार बढ़ रहा है पर किसी कारण से वापस से उसका भार एकदम से कम हो रहा है। ठीक है, लंबाई अगर एक उम्र में आपकी बढ़ी, ठीक है, एक उम्र तक आपकी अच्छे से बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत धीरे धीरे आपकी लंबाई बढ़ रही, उम्र नहीं बढ़ रही, लंबाई की बात हो रही, सॉरी, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक उम्र तक आपकी लंबाई अच्छे से बढ़ी, ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ रही। तो क्या ये जरूरी है, कई बार तेजी से भी बढ़ जाती है, कई बार बहुत टाइम लेती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, एक दूसरे की धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, हमारी जो मानवों में भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो उनके कुछ उनके उदाहरण में हम ये जो अनुक्रमानुपाती है ये उसमें फिट बैठता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, प्रयास कीजिए। ठीक है, मतलब क्या प्रयास करना है कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए और ज्ञात कीजिए कि क्या x और y अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती के लिए हमारे पास क्या होती है, दो शर्तें होती है। क्या कि एक तो x और y, ठीक है, देखो दो शर्तें कौन सी हुई, एक तो x और y साथ साथ में बढ़े या साथ साथ में घटे। ठीक, और दूसरी शर्त क्या होती है, दो शर्तें होती हैं, तो दूसरी शर्त क्या होती है कि जो x1 बाय y1 है बराबर x2 बाय y2 है बराबर आपको क्या मिलता है, k मिलता है। मतलब इसमें हम और लंबी लाइन लगा सकते हैं, x3 बाय y3, x4 बाय y4, ऐसे, है ना। तो देखो क्या हुआ, x बाय y जब आपने किया है ना, अब मैं इसको अगर हम अपन मान ले x1 y1, x2 y2, ठीक है, x3 y3, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x बाय y बराबर x1 बाय y1, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, x2 बाय y2, x3 बाय y3, कितने मान है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये हो गया x4 बाय y4, x5 बाय y5 और x6 बाय y6, और ये हो गया x7 बाय y7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबके अनुपात लिख देना है। देखो पहला क्या है, 20 बाय 40 बराबर क्या हुआ, 17 बाय 34 बराबर 14 बाय 28 बराबर 11 बाय 22 बराबर 8 बाय 16 बराबर 5 बाय 10 बराबर 2 बाय 4। ठीक है, हमने सातों का ये कम जगह है इसलिए मैंने थोड़ा पास पास में लिख दिया। ठीक है, आप इक्वल के बराबर में लिखना है, जैसे एक के बराबर बराबर एक के बाद एक नीचे आने चाहिए। ठीक है, अब देखो बराबर में हमें क्या मिलेगा, के यहाँ मैं लिख दूं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 20 को डिवाइड कर, हम 20 से डिवाइड कर दिया 40 को, तो हो जाएगा 1 और ये हो गया 2।
17 वन जा 17, 72 जा 34, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। अब देखो क्या मिला हमें, x बाय y बराबर मिला हमें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कितने हो गए, 7 बार लिख दिया हमने, और बराबर हमें मिला कि मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं देयरफॉर करके तो x बाय y बराबर 1/2 और ये मिला के। ठीक, अब इनका जो अनुपात होता है उनका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये क्या हुआ, क्या यह x y अनुक्रमानुपाती है, तो अर्थात इतना आपने पूरा लिख दिया, देयरफॉर करके आप ये लिख देंगे, अर्थात x और y क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, आप ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रयास कीजिए। अच्छा, एक और प्रश्न हमारे लिए कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए और ज्ञात कीजिए क्या x और y अनुक्रमानुपाती है। तो ऐसा ही हमारे लिए एक और प्रश्न है, तो इसमें क्या हो गया, हम वापस से लिख देंगे x बाय y बराबर, फिर मैं x1 x2 है ना ऐसे लिख दूं, x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 बराबर x5 y5। कितने हैं मान हमारे पास, 1 2 3 6। ठीक है, और ये हो गया बराबर x6 y6 बराबर हमें क्या मिलना चाहिए कि, ठीक है, तो देखो क्या होगा x1 5 बाय 15, ठीक है, 8 बाय 24, ठीक, 12 बाय 36, 15 बाय 60, 18 बाय 72 और 20 बाय 100 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे लिखो x बाय y। ठीक, अब देखो 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 8 1 जा 1, 8 3 जा 24, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 20 1 जा 20, 25 जा 100। तो देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा क्या कि x बाय y बराबर 1/3 मिला, ये भी 1/3 मिला, फिर हमें क्या मिला 1/4, फिर हमें क्या मिला 1/4 और फिर हमें क्या मिल गया 1/5। मतलब क्या हुआ, ये सब इक्वल नहीं हुए, मतलब जो इनका क्या मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था इनका जो अनुपात है वो सबके अनुपात हमें बराबर मिलने चाहिए थे, इस तरह मिलने चाहिए थे, तो ये नहीं है। मतलब क्या हुआ, अर्थात x और y ऐसा पूरा लिख देना, क्रमानुपाती नहीं है। आगे बात समझ में है ना, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, इनका जो अनुपात है वो बराबर मिलना चाहिए, जो नहीं मिला तो मतलब ये अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता है। आप प्रयास कीजिए, वापस से उसी तरह का प्रश्न है हमारे लिए, तो इन्होंने फिर अब आप कैसे लिख देंगे, फिर वापस हम लिख दें x बाय y, है ना, वही की सारणी को देखिए और ज्ञात कीजिए क्या यह x और y अनुक्रमानुपाती है। तो देखो मैं इसको पूरा ना लिख कर, मैं इसको ऐसे ही अगर हल कर दूं, आप लिख लीजिएगा, है ना, अभी 2 प्रश्न हमने कर लिए हैं उस टाइप के। तो देखो ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 y7। अब देखो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा क्या 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 11 जा 22, ये हो जाएगा 2 10 जा 22, ये हो जाएगा 2 13 जा
36 और ये हो जाएगा 2 12 24, ये हो जाएगा 2 15 30 और ये हो जाएगा 2 14 28। अब देखो हमें क्या मान मिला, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 है, हाँ 7 है, तो ये हो जाएगा x7 y7। ठीक है, तो देखो हमें क्या मान मिलेगा, ये हुआ 3/2, दूसरा हमें मिला 5/4, दूसरा हमें मिला 7/6, दूसरा हमें मिला 9/8, ठीक है, उसके बाद हमें मिला 11/10, उसके बाद हमें मिला 13/14, 13/12, उसके बाद मिला हमें क्या मिला 15/14, कितना मिला 15/14। अब देखो क्या हुआ, ये आपको स्थिर दिख रहे हैं क्या, नहीं, मतलब क्या हुआ, ये भी x और y अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, अगर एक चीज और देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक नंबर, एक रिलेशन इसमें आ रहा है कि एक एक नंबर, जैसे 3 से 1 कम नंबर 2 होता है, 5 से 1 नंबर 2 होता है, ठीक है, और 7 से 1 कम नंबर 6 होता है, 9 से 1 कम नंबर 8 होता है, 11 से 1 कम नंबर 10 होता है, 12 से 1 कम नंबर 10, 13 से 1 कम नंबर 12 होता है और 15 से 1 कम नंबर 14 होता है। पर हमें ये जो रिलेशन है इससे हमें कुछ सार इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x और y अनुक्रमानुपाती चाहिए, जो कि क्या है, नहीं है, आप ऐसे लिख देंगे, अर्थात x और y अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रयास कीजिए, क्या प्रयास करना है कि मूलधन है हमारे पास 1000 रुपए, ब्याज दर हमारे पास 8% और निम्नलिखित सारणी को भरिए और ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार का ब्याज समय अवधि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता है या परिवर्तित होता है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हमने मूलधन आपको दे दिया है, P दे दिया है, ब्याज दर R भी दे दिया है, और आपको क्या करना है, 2 तरह के ब्याज निकालने हैं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, और उससे क्या करना है, आपको देखना है कि वो प्रत्यक्ष अनुपात में बदल रहे हैं या नहीं। तो हम दोनों को पहले देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समय अवधि 3 की बार दी उन्होंने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, मतलब हमें 3 बार क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक मैं टेबल जैसे बना लेती हूँ। ठीक है, इधर करेंगे हम साधारण ब्याज के लिए, ठीक है, और इधर करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, अब देखो 1 साल वाला बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगी, आप समझना। ठीक है, पहले वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो P कितना हुआ हमारा 1000, ब्याज दर कितना हुआ 8 इंटू टाइम कितना हुआ 1 और ये हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 गया तो कितना मिला हमें, 1 का गुणा किया 8 में तो 8 का गुणा किया 10 में तो कितना मिला 80। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए हम एक साथ पूरा कर देते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, मूलधन कितना है हमारा 1000, ब्याज दर हमारा 8 और समय कितना है 2 वर्ष और ये हो जाएगा 100 से डिवाइड। तो ये हो गया 100 से 100, 2 0 से 2 0 गया, 2 का गुणा किया आपने 8 में कितना मिला 16, 16 का गुणा किया 10 में तो कितना मिला 160। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के लिए मैंने एक ही बार में लिख दिया है आपको कि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये वही वापस P इंटू R इंटू 10 बाय 100, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू समय कितना हुआ 3 वर्ष बाय 100। 2 0 से 2 0 गया, 8 का गुणा किया हमने 3 में तो कितना मिला 24 और 24 का गुणा किया हमने 10 में तो हमें मिल गया 240। ठीक है, तीनों वर्ष का साधारण ब्याज हमें मिल गया 80, ये हुआ 160 और ये हुआ 240। ठीक, अब देखो क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात आई तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वर्ष के लिए करेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहला वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है, ये 2 वर्ष और ये 3 वर्ष। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 बाय R/100 की पावर n। ठीक है, तो P कितना हुआ हमारा 1000। ठीक है,
गुणा किया हमने 1 प्लस आर कितना है 8%, ठीक है, डिवाइड किया 100 से क्योंकि 100 है उसके भाग में और एन कितना है 1, ठीक है। इसको देखो कैसे हल करेंगे, इसको मैं यहाँ कर दूं अभी, है ना, तो देखो कितना हो जाएगा 1000, ठीक। अब आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, किसका, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब एक के नीचे कुछ नहीं है मतलब एक, तो 1 और 100 का एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला 100, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एलसीएम आ गया 100 प्लस 8 की घात 1 है तो मतलब कोई बात नहीं है उसमें, तो फिर कुछ करना ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 108 बाय 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गया और हमें क्या मिल गया 1080 रुपए क्या मिल गया, इसका क्या मिल गया, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूरा मिल गया। पर हमें ब्याज क्या मिला, ठीक है, तो ब्याज क्या मिला, ब्याज बराबर क्या होता है ए माइनस पी, मतलब जो हमें पूरा जो धन मिला, ठीक है, उसमें से जो हमारा मूलधन था वो हमने किया माइनस, तो हमें क्या मिल गया 80 रुपए इसका ब्याज मिल गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष के लिए 80 रुपए ही मिला हमें, ठीक है। अब देखो क्या हुआ अब दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है ना, तो दूसरे वर्ष के लिए है ना, ये वाला दूसरे वर्ष की जब बात कर रहे हैं, तो फिर वापस में फॉर्मूला ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख दूं 1000 गुणा 1 प्लस 8 बाय 100 की घात कितना मिला हमें 2, मैंने ये फॉर्मूला सीधा यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया मूलधन, ठीक है, 8 इसका रेट था मतलब ब्याज दर था और 2 क्या हो गया इसका समय, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये भी वही होगा 108 बाय 100 की घात 2, मतलब क्या हुआ 1000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य गए, एक शून्य से एक शून्य गया, बचा कितना 1 शून्य बचा, और हमारे लिए क्या बचा 108 का गुणा 108 में। अब देखो 108 का जब गुणा किया आपने 108 में तो हमें क्या मिलेगा, 8 का गुणा करो 8 में तो मिला 64 का 6 लगा रिमाइंडर, और ये हो गया 8 का गुणा आपने शून्य में किया और 6 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 6, 8 का गुणा 1 में किया तो 8, फिर ये शून्य का करोगे तो आपको क्या मिलेंगे 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 का गुणा आपने 8 में किया तो 8, 1 का गुणा 0 में किया तो 0 और 1 का गुणा 1 में किया तो 1, तो हमें क्या मिला हमें मिलेगा 4 6 8 और 8 16, उसके बाद 1 लगा रिमाइंडर तो हो जाएगा 1, ये हमें मिल गया 11,664, ठीक है। और उसके बाद 11,664 डिवाइड करा हमने 100 से तो हमें क्या मिला 1166.4 मतलब 40 पैसे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमारे पास पूरा उसका दी गई राशि हुई, तो अब अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर कितना होगा, वही a माइनस पी मतलब 1166.4 माइनस 1000, ठीक है। तो हमारा कितना मिलेगा हमें 4, इधर कुछ भी नहीं है मतलब दशमलव में 0, ठीक है। तो 0.4 तो हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा, 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 0 गया तो 6 और 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 1, हमें कितना ब्याज मिला 166.40 पैसे, हमें क्या मिला दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ठीक है। अब तीसरे साल का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट वे में कर देती हूँ, है ना ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 108, यही स्टेप हम कर रहे थे 100 की घात 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य भी गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, नीचे डिवाइड में बच गया 1000, ठीक है। और हमें क्या करना है 108 का गुणा 108 में और फिर करना है 108 का गुणा, ठीक। और यहाँ तो एक बचा ही है क्योंकि सारे शून्य तो हमने हटा दिए। देखो अब जब 108 और 108 का गुणा क्या करा था तो हमें क्या मिला था 1100, कितना मिला था 11,664। अब इसका गुणा करो आप 108 में तो आपको क्या मिलेगा 6 का 8 का गुणा आपने 4 में किया तो कितना मिला आपको
32 का 3, 8 का गुणा आपने 6 में किया तो हो गया 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51। ठीक है, 5 लगा रिमाइंडर। 8 का गुणा आपने 6 में किया तो कितना मिला 48, 48 प्लस 5 कितना हो गया 53, 5 लगा रिमाइंडर। फिर 8 का गुणा 1 में किया तो 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, फिर लगा रिमाइंडर। फिर 8 का गुणा आपने 8 में किया तो 8 और 1 प्लस हो गया तो हो गया 9। ठीक, फिर शून्य का करा तो आपको मिलेगा 5 शून्य मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर आपने 1 से किया तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 4 6 6 6 और 1। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा जगह कम है ऐसे, तो हमने इसका जब प्लस किया, देखो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, कहाँ करूंगी, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ करूंगी, आप इसको ऐसे देखना। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और 0 तो ये हो गया 0 सॉरी 1। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 तो ये हो गया 7, उसके बाद 9 और 6 तो ये 15 और 1 लगा रिमाइंडर, फिर 1 और 6 तो ये हो गया 7 और उसके बाद 6 और ये हो गया 1। ठीक है, तो देखो कितना मिला हमें मिला 1 6 7 5 7 1 2 और डिवाइड में कितना है 1000 है, देखो 10 और 100। अब अगर आपने इसको डिवाइड करा तो आपको मिल जाएगा 1675.7 और 1। ठीक है, अब देखो इसका ब्याज हमें कैसे मिल जाएगा, अब देखो ये तो तीसरे वर्ष का हमारा आ गया उत्तर है ना, कितना मिला हमको मिल गया 1675.71। ठीक है, देखो ब्याज कितना मिल जाएगा हमारा तीसरे वर्ष का, वही वापस P माइनस A माइनस P। ठीक है, तो कितना मिला 1675.71 माइनस किया हमने 1000 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 675.71। ठीक है, कितना मिला हमें 675 क्या मिला 71 पैसे मिला। ठीक है, अब देखो इस आपको क्या देखना है, आपको ये कैलकुलेशन क्या है ये तो अब साइड में भी करना है, आपको सिर्फ सारणी बनाना है। ठीक है, तो देखो हमने चक्र साधारण ब्याज निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ पर अगर 1 वर्ष है तो हमें क्या कितना ब्याज मिल रहा है 80 रुपए। अब 2 वर्ष है मतलब 2 गुना हो गया, 1 वर्ष से 2 वर्ष पे चले गए, 2 गुना हो गया, तो हमारा जो ब्याज है वो भी क्या हो गया 2 गुना हो गया और कितना हो गया 160 रुपए। ठीक है, 80 का 2 गुना कितना होता है 160 रुपए ही होता है। ठीक, अब उसके बाद आप 1 वर्ष से 3 वर्ष गए तो 3 गुना हो गया, तो आपका ब्याज देखो 80 से 3 गुना हो गया कितना 240। ठीक, मतलब जो साधारण ब्याज है वो हमें क्या दिख रहा है समानुपाती दिख रहा है। अगर आप इनका अनुपात निकालेंगे तो आपको देखो, अगर आप 1/80 का अनुपात निकालेंगे तो ये हुआ 1/80, ये 2/160 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/80 और 3/240 का भी निकालेंगे तो आपको जो क्या मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा वो 1/80 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सीधा अनुपात मिल रहा है हमें, है ना, जहां पे क्या हो रहा है x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 बाय y3 बराबर हमें मिल रहा है कि क्या मिल रहा है हमें 1/80 इसका रेशियो मिल रहा है, अनुपात मिल रहा है। पर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे जा रहे हैं तो देखो पहले वर्ष का कितना मिला हमें 80, अब दूसरे वर्ष पे देखो तो 166। ठीक है, और तीसरे वर्ष पे हम गए तो कितना मिल रहा है हमें 675.71। अब देखो अगर इसका आप रेशियो देखो, ठीक है, अगर हमें वैसे तो इसका कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ना 2 गुना हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं, मतलब वैसे समझ आ रहा है पर अगर हम समानुपात के हिसाब से देखें तो क्या समझ आ रहा है नहीं, है ना। उसके बाद अगर आप इसका रेशियो भी करेंगे 1/80 फिर 2/166 और 3/675 तो आपको कोई रेशियो जो अनुपात है वो बराबर मिलना है नहीं, है ना। मतलब क्या हुआ इसमें हमने देखा कि अनुपात में बदलता है, प्रत्यक्ष अनुपात में बदल रहा है, हाँ, तो साधारण ब्याज यहाँ पर बदलता हुआ हमें दिख रहा है, इतना ही हमें समझना था, है ना। चलो अब आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, यदि हम समय अवधि और ब्याज की दर स्थिर रखें तो साधारण ब्याज मूलधन के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तित होता है।
क्या ऐसा ही संबंध चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी होगा, और अगर होता है तो क्यों होगा? मतलब क्या हुआ था, अभी हमने जब पिछला प्रश्न किया था तो हमारे पास वहां पे जगह की कमी थी, तो क्या हुआ था, अनुपात हमारा क्या निकला था, मैंने समझा दिया था आपको, पर यहाँ पे अनुपात क्या निकला था, 1 वर्ष का निकला था ब्याज 180, 2 वर्ष का निकला था 160 और 3 वर्ष का कितना निकला था हमारा 240। ठीक है, और क्या हुआ, ये हो गया 1/80 1/80, ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 2 8 जा 16 और शून्य का शून्य, 3 1 जा 3 3 3 जा 3 8 जा 24 और 0 का 0। तो हमारा जो रेशियो निकला, जो अनुपात निकला, वो निकला 1/80 1/80 और 1/80, जो क्या हुआ, स्थिर हो गया था। ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, वो किस जो ब्याज था वो क्या हो रहा था, समानुपात हो रहा था। ठीक है, साधारण ब्याज, कौन सा, साधारण ब्याज। ठीक है, पर जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही थी तो क्या हम कर रहे थे, पहला तो हमें मिला था 80 रुपए ब्याज। ठीक है, तो 1/80, दूसरे साल में हमें मिला था 166/4। ठीक है, मतलब 40 पैसे, और तीसरे वर्ष में हमें मिल रहा था 675 और 71 पैसे। अब देखो, अगर आप डिवाइड कर रहे थे तो ये और ये बराबर ये हो रहा है क्या, अगर आप 2 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 83.2। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 तो 5 मतलब 225 समथिंग आपको मिलेगा। तो क्या 1/80 और ये बराबर हो रहे हैं, नहीं। तो मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज समानुपात नहीं हो रहा था। ठीक है, समानुपात नहीं हो रहा था, और ये वाला क्या था, जो साधारण ब्याज था वो समानुपात था। पर अब वो कह रहे कि अगर हम समय अवधि को क्या कर दें, 1 कर दें, और ब्याज की दर को भी हमने स्थिर रख दिया है। ठीक है, तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि वो समानुपात होगा? तो देखो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का हमें क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अगर हम सूत्र देखें तो वो क्या होता है, P इंटू क्या होता है 1+R/100 की पावर n। अब देखो, जब आपका रेट ही फिक्स हो गया, क्या हो गया, आपका जो समय अवधि है, देखो n और r अगर स्थिर हो गए, क्या हो गए, स्थिर हो गए, तो ये वाला जो मान है इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आना है। और जब ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है तो क्या होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, समानुपात होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये वाला जो मान है ये तो हमें स्थिर ही मिलने वाला है, क्योंकि रेट और n हमें चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा, उसके लिए ये वाला संबंध समानुपात होगा। ठीक, आई बात समझ में, क्यों होगा, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए। तो इसी प्रकार 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का और 13 मीटर कपड़े के मूल्य के लिए एक सारणी आपको बनानी है। अब देखो, एक बात बताओ, सबसे पहले हमको प्रश्न में क्या समझना है, हमें समझना है कि वो सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, देखो, अगर एक चीज के साथ, सबसे पहले आप मान लो कि हम कपड़े का जो माप है, ठीक है, तो हमने माना कि कपड़े का मीटर, ठीक है, या आप कह दो माप। ठीक है, कपड़े का माप आपने मान लिया x। ठीक है, उसके बाद आपने माना कि कपड़े का मूल्य आपने मान लिया y। ठीक है, सारणी बनाने के लिए हमें x y की लिखने में आसानी रहती, तो सबसे पहले हमने कपड़े का माप मान लिया x मीटर, और जो मूल्य है वो हमने मान लिया y रुपए। आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब आप ये देखो कि यार समानुपात है, सीधा समानुपात है क्या, अगर हुआ तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 बराबर की, ये हम क्या लगाएंगे, इसका सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सीधा अनुसमानुपात का यही सूत्र होता है ना। अब देखो क्या हुआ, अब आपने देखा, एक बात बताओ, 5 मीटर कपड़े का मूल्य है ना 210 रुपए, तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य उससे क्या हुआ, कम ही होगा। ठीक है, 10 मीटर कपड़े का मूल्य उससे ज्यादा ही होगा। आपको एक ही प्रकार का कपड़ा दिया गया है, तो आपका क्या वो 5 मीटर कपड़ा आपको 2 मीटर कपड़े का सिर्फ ज्यादा मूल्य लेगा, नहीं।
क्या 5 मीटर के मूल्य में वो आपको 10 मीटर कपड़ा दे देगा? नहीं, मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो मतलब ये क्या हुआ? सीधा समानुपात हुआ, है ना। तो जब हमने सारणी बनाई तो देखो क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ, ये आप ऐसे लिख देंगे कि सीधा समानुपात हुआ। ठीक है, तो ये हो गया x बाय वाई। ठीक, और x क्या है? x क्या है? कपड़े का माप, और y क्या है? कपड़े का मूल्य। आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब हमने बनाई सारणी। ठीक है, और जब भी आप सारणी बनाओगे ना तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो आपको जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना x1 y1, इसका क्या करना है आपको, मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब देखो यहाँ पे आप देखें, अगर कपड़े के माप के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 2। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपको दिख रहा है 4, उसके बाद आपने देखा तो आपको मिला 5, उसके बाद आप गए तो कितना मिला? 10, और उसके बाद आप और आगे गए तो आपको मिल गया 12। आई बात समझ में? बन गई हमारी सारणी। अब देखो क्या हुआ, कपड़े का माप तो है हमारे पास, पर कपड़े का मूल्य नहीं है। तो देखो ये कपड़े का मूल्य 1 है हमारे पास, 210 रुपए। ठीक, अब इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं x1 y1, ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है, ये x3 ये y3, और ये x4 y4, और ये हो गया x5 y5। ठीक, आई बात समझ में? अब देखो क्या हो गया, अब आप सबसे पहले अगर आपके पास x3 y3 है, अब इसके हिसाब से हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है? सीधा समानुपात है, अर्थात देयरफॉर हम लगा देंगे क्या, यहाँ पे आप पूरा पहले लिखेंगे कि ये क्या है? सीधा समानुपात है, ऐसा पूरा आप लिखेंगे। आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या हुआ, हमारा x1 y1 बराबर होगा x3 y3, तो क्या हुआ? x3 y3। अब देखो यहाँ पे जगह कम है, मैं ऐसे सीधे सीधे यहाँ पे करती जा रही हूँ। ठीक है, एरो इसीलिए लगाया है। ठीक है, x1 का मान कितना है? 2। ठीक है, y1 का मान हमें पता नहीं है, निकालना है। ठीक है, और x3 का मान कितना है? 5। ठीक, और y3 का मान कितना है? 210। तो हमारा y1 बराबर कितना हो जाएगा? y1 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 2 × 210 बाय 5, यही होगा। देखो y1 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला गया, और 210 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या हल मिला हमें। आपने 5 से डिवाइड करा किसको? 210 को, तो आपको मिलेगा 4। 5 की टेबल आपने 20 बार बोली तो क्या मिला आपको? 4, और उसके बाद आप 20 बार नहीं बोली, मतलब 20 से 4 बार बोली तो आपको मिला 20, और उसके बाद क्या मिला? रिमाइंडर 10, 1 बचा, तो 1 और 0 कितना हुआ? 10, तो ये हो जाएगा 82। अब देखो कितने रुपए हो गए आपके? आपके रुपए हो गए 82 रुपए हो गए। ठीक है, देखो 210 से कम है ना। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे किसकी, अब हम देखेंगे x2 y2 की। हमें मिल गया इसका नाम, तो हमने यहाँ लिख दिया है ना। अब हम लिख देंगे x2 y2 बराबर x3 y3, तो क्या हो जाएगा? x2 कितना है? 4, y2 हमें पता नहीं है। ठीक है, x3 कितना है? 5, और y3 कितना है? 210। तो देखो क्या होगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा? y2 इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो देखो 4 × 210, और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। y2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, क्यों होगा 5। फिर वही 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिला था? 42, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 42। अब 4 का गुणा करो अब 42 में, तो 4 × 2, तो ये हो जाएगा कितना? 8, और 4 × 4 तो हो गया 16। 168 रुपए आपको क्या मिल गए? इसका मूल्य मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे किसका? x4 का। देखो x4 का हो क्या होगा, x4 बराबर हो जाएगा आपका x4 बाय कितना हुआ? x4 बाय y4 बराबर कितना लिखूं? x3 बाय y3। आप ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है, अगर आपको ये दिया गया है तो ये वाला x3 y3 ये लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई दूसरा भी
ले सकते हैं, मतलब x आपको इसका मान मिल गया ना, तो आप इसका मान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो x4 कितना है हमारे पास 10, y4 हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास x3 कितना है 5 और ये है कितना y3 है 210। तो क्या होगा y4 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 210 बाय 5। तो फिर वही 5 से डिवाइड करा तो ये हमें मिला 42। ठीक है, और 42 का जब आपने गुणा किया 10 से तो आपको कितना मिला 410 रुपए मिला। कितना मिल गया 410 रुपए। 42 था ना, तो होगा 420 रुपए, यहाँ पे 420 रुपये आया है ना। अब देखो अब हमको निकालना है x5 और x5 है हमारे पास, हमको निकालना है y5। अब देखो क्या हुआ, यहाँ निकाल दूं मैं, है ना। यहाँ पे अगर मैंने निकाला तो देखो उसको इरेज कर दो। ठीक है, देखो क्या हुआ, अब हमने निकालना है क्या x5 बाय y5 बराबर हमारे पास कितना है x3 बाय y3। तो ये क्या हो जाएगा x5 कितना है हमारे पास 12, y5 हमें ज्ञात करना है, x3 हमारे पास 5 है और y3 हमारे पास कितना है 210। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y5 बराबर ये हो जाएगा जैसे हम अभी कर रहे थे 12 इंटू 210 बाय 5। तो फिर ये 5 से गया तो ये हो जाएगा 42। अब 12 का गुणा आप कर लो 42 में, तो 12 गुणा 2 तो 24 का 2 लगा रिमाइंडर। ठीक है, 12 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 तो हो जाएगा 50, 504 रुपए। ठीक है, ठीक। अब देखो निकल गया हमारा आयल, है ना। हमें मूल्यों की सारणी बनानी थी, हमने बना ली। अब देखो एक बात ध्यान रखो, आप सबसे पहले जब भी प्रश्न शुरू करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं अगर आए तो, मतलब कोई कंफ्यूजन ना आए आपके लिए, तो क्या करो सबसे पहले आप क्या करो दो चीजों को देख लो। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न को इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि भैया अगर 5 मीटर कपड़ा दिया है तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य तो उससे कम ही होगा। अगर 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 है तो 10 मीटर कपड़ा आपको वो 210 में से देंगे नहीं, उससे ज्यादा ही पैसे लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा सीधा अनुपात। हमने लगा दिया क्या, जो मैंने अभी इरेज किया वही वाला मान कि x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर हमारा होगा के, तो हमने क्या लगा दिया इस तरीके से, इसमें वैल्यू लगा के और कर दिया हमने क्या हल। आई बात समझे, और हमने बना ली सारणी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण 2 कह रहा है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इसमें भी आप पहले समझना कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात। देखो 14 मीटर ऊंचा एक बिजली का खंभा है। ठीक है, आपने मान लिया एक बिजली का खंभा है। ठीक है, ठीक। अब ये बिजली का खंभा है, अब क्या बना रहा है, ये एक बिजली का खंभा 10 मीटर था। देखो ये कितना है 14 मीटर है, और ये बना रहा है 10 मीटर लंबी छाया बना रहा है। ठीक है, ये खंभा छाया बना रहा है 10 मीटर लंबी, और समान स्थितियों में अगर उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। ऐसी ही परिस्थिति में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला समान स्थिति। अगर उन्होंने समान स्थिति नहीं बोला होता तो क्या आप क्या कोई भी पेड़ लेके कोई भी उसके मतलब कोई भी पेड़ के हिसाब से आप छाया के हिसाब से आप, मतलब आपको कोई भी पेड़ दे दिया होता, आपको स्थिति पता नहीं है और उन्होंने दे दी छाया की क्या मतलब छाया की क्या दे दी उन्होंने लंबाई दे दी, तो क्या आप निकाल लेते, नहीं, पर उन्होंने दिया हमें समान स्थिति। मतलब समान स्थिति में क्या होगा कि एक पेड़ है जिसकी हमें लंबाई कितनी मिल रही है, ठीक है, एक पेड़ मानो आप, ठीक है, और उसकी छाया जो है वो है 15 मीटर लंबी। इसी परिस्थिति में, ठीक है, जिस कंडीशन में यहाँ पे जिस एंगल से आप समझो कि जो छाया गिर रही है, ठीक है, तो सूर्य के द्वारा जिस एंगल से जो छाया गिर रही है, अगर हमें मिल रहा है 10 मीटर 14 मीटर की ऊंचाई का, तो देखो 15 मीटर अगर हमें मिल रही है क्या छाया की लंबाई, तो पेड़ उससे ऊंचा ही होगा, है ना। इतना समझ में आया, है ना। समान क्या है, समान स्थिति है। ठीक है, जिस एंगल से
यहाँ लाइट गिर रही होगी, जब लाइट गिरती तभी छाया बनती है, तो उसी एंगल से इस पेड़ पर भी क्या गिर रही होगी, लाइट गिर रही होगी, तभी हमें क्या मिल रही है, पेड़ की छाया मिल रही है, जो क्या है 15 मीटर लंबी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे किसकी माना कि ऊंचाई बराबर कितना है, जो भी हमारे पास सामान है उसकी ऊंचाई हमने मान ली x, ठीक है, और हमने मान ली कि लंबाई कितनी है, लंबाई हमने मान ली y। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, हमने x और y लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, x और y। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पेड़ की क्या है, x मान ली हमने खंबे की लंबाई, देखो ये लंबाई है, नहीं ये ऊंचाई है, नहीं ये ऊंचाई है और ये है लंबाई। अब देखो अगर हमने खंबे की लंबाई मान ली x1, ठीक है, और क्या मान ली हमने x1, ठीक, उसके बाद हमने किसकी ऊंचाई मानी, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है ये, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी मान ली, पेड़ की ऊंचाई मान ली आपने x, ठीक, उसी तरीके से आपने खंबे की लंबाई मान ली y2, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे है ना, और हमने खंबे की क्या मान ली, ऊंचाई मान ली हमने y2। आई बात समझ में, है ना, ये हमने इसको ऐसे इसको मान लिया। अब देखो इसका मान क्या होगा, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा आपने, है ना। अब देखो खंबे की लंबाई हमारे पास है कितनी, 14 मीटर, ठीक, उसके बाद इसकी जो छाया है, उस खंबे की ऊंचाई है हमारे पास 14 मीटर, और जो खंबे की परछाई की लंबाई है वो है 10 मीटर। उसी तरीके से हमारे पास जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमें पता नहीं है, पर जो छाया है उसकी लंबाई है 15 मीटर। तो हमें क्या मिल गया, हमने एक बात क्या समझी कि जब समान परिस्थिति है, आप ऐसा यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि समान परिस्थिति में क्या होगा, पेड़ की छाया, पेड़ की लंबाई क्या होगी, पेड़ की लंबाई उसके, पेड़ की लंबाई सीधा समानुपात होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, देयरफॉर ऐसा फिर आप लिखेंगे कि x1 y1, ठीक है, x1 y1 बराबर होगा x2 y2। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान है, बस इसको समझना है। ठीक है, तो देखो x1 कितना हुआ हमारा, x1 है 14, ठीक, y1 कितना हुआ 10, उसके बाद x2 अगर हम देखें तो x2 हमें बतानी तो हम x2 लिख देते हैं, और y2 कितना है 15। ठीक, तो क्या होगा, देखो इसको मैं यहाँ हल कर रही हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 15/10। ठीक है, तो आपने 7 से डिवाइड 2 से डिवाइड करा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना हुआ 15, तो हमें क्या मिला 7 इंटू 3, मतलब हमें मिली 21 मीटर ऊंचाई, क्या मिली, अर्थात पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर है। आई बात समझ में, है ना, मतलब प्रश्न बहुत आसानी से हल हो गया, बस समझने का था कि आपको क्या करना है, सिर्फ इनको समझना है। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया, और हमारी लंबाई कितनी मिल गई, 21 मीटर आ गई। देखो ये लंबाई ज्यादा ही है ना, 21 मीटर लंबाई थी, तो हमें कितनी मिल रही थी, 15 मीटर लंबी छाया उसकी मिल रही थी, और जब 14 मीटर लंबा था तो 10 मीटर की मिल रहा था। ठीक है, वो हमने चीज समझ ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 3 क्या बोल रहा है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, मतलब मोटे कागज की शीट है आपके पास 12, ठीक है, 12 शीट है, उनका भार है 40 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार
किलोग्राम होगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले आपने क्या माना कि शीट का भार हम देखो कितना मान ले, कागज की शीट की संख्या मान लो आप, की संख्या बराबर आप मान लो x, और उसके बाद माना कि कागज का भार बराबर आप मान लो y किलोग्राम, y ग्राम। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब हम बनाए सारणी, है ना। सारणी बनाने से पहले हम क्या समझेंगे कि देखो अगर आप समझो कि 12 शीट है, ठीक है, 12 शीट का आपका वजन है 40 ग्राम, और उसी तरीके की शीट, अब देखो 40 ग्राम से सीधा 2.5 किलो, ठीक है, तो जब 40 ग्राम से आप 2.5 किलो पे जाएंगे तो शीट की संख्या भी बढ़ेगी, तभी तो उसका वेट बढ़ रहा है, नहीं तो उसका वजन बढ़ेगा क्या? नहीं। मतलब क्या हुआ है, अर्थात क्या है ये, अर्थात क्या हुआ, शीट का भार 2.5 किलोग्राम हुआ, तो शीट की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थात शीट की संख्या समानुपात होगी, किससे समानुपात होगी? शीट के भार से। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तो अर्थात यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब देखो क्या हुआ, x हमने क्या बोला था, शीट के कागज की संख्या, ठीक है। उसके बाद y हमने क्या बोला था, y हमने बोला था कागज का भार, ठीक है, शीट की संख्या और शीट का भार। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा। अब x1 y1 ये आपको समझ में आ ही रहा है ना। ये क्या हो गया, x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो आप। अब देखो x1 हमारा कितना है, कितनी शीट है हमारे पास, 12 शीट है, ठीक है, और उसका भार कितना है, 40 ग्राम है। ठीक, किसमें है ये, ग्राम में। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब ये आप तो कह रहे हैं ये तो 2.5 किलोग्राम है, अब ये ग्राम ये किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2.5 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो देखो 2.5 किलोग्राम को सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/2 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1000 ग्राम। आई बात समझ में। देखो क्या होगा, 2 से आपने डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 2 5 10, और 2 5 10, और 2 बचे शून्य तो शून्य लगा दिया। अब 5 का गुणा 5 में तो 25, और 2 शून्य बच रहे तो 2 शून्य, ये हो गया 2.5 किलोग्राम को जब आपने ग्राम में बदला तो कितना मिल जाएगा आपको, 2500 ग्राम। तो हम इसको 2500 लिख दें, है ना। यहाँ पे इसको साइड में सिंस करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हो गया, x1 y1 बराबर x2 y2। तो ये क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं अब इसको अपन। x1 कितना हुआ, x1 हुआ आपका 12, y1 हुआ 40, ठीक है। x2 हमारा कितना होगा, x2 लिख दिया हमने, और y2 हमारा हो गया 2500। ठीक, तो अब x2 क्या आएगा, x2 बराबर ये ऊपर चला जाएगा 12 इंटू 2500, ठीक है, और ये तो नीचे है ही सही, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, x2 जहां का जहां ही रहा। अब देखो 0 से 0 गया, 4 को डिवाइड करा आपने 12, 4 को डिवाइड करा 4 1 4 और 4 3 12, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3 इंटू 250। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा आपने 25 में किया तो 75 और 0। ठीक, तो क्या हो गया, हमारे पास कितनी शीट होगी, 750 शीट होगी। तो आप ऐसा लिख देंगे, पूरा लिखना कि
तो ऐसे ही कागज की कितनी शीट होगी, तो हम लिख देंगे 7 तो 750 शीट होगी, तो उनका वजन कितना होगा, 2.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, जो इसका जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत सरल है, बस चीज थोड़ी सी समझने की है। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये जो है, जो पूरा अध्याय है ना, ये पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, चलिए उदाहरण 4 क्या बोल रहा है, देखिए उदाहरण 4 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, मतलब किस चाल से चल रही है, एक समान। ठीक है, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज क्या दे दी कि एक समान चाल से चल रही है। मतलब क्या हुआ, जब एक समान चाल ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, मतलब क्या हुआ कि जिस चाल से अगर वो चलेगी, ठीक है, तो उसी चाल से उसको जितनी दूरी तय करनी होगी उसमें मतलब क्या होगा, एक सीधा समानुपात ही हमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। कैसे, अगर इस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी वो निकालना है, और 250 किलोमीटर में वो कितना दूरी, 250 किलोमीटर में वो कितना उसको समय लगेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर चाल में ऊपर नीचे होता तो क्या होता कि हमारा जो समानुपात वाला जो प्रश्न है वो हल नहीं हो पाता, सीधा समानुपात होता नहीं है ना। पर ये क्या हुआ, सीधा समानुपात हुआ। मतलब अगर दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी समय बढ़ेगा तो दूरी भी हमारी बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़ेगी तो समय भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सीधा समानुपात हुआ। अब अगर देखो हमने लिख दिया 20 मिनट में मैं तय की गई दूरी को मान लिया हमने x, तय की गई दूरी माना x, कितना माना, x किलोमीटर मान लिया। ठीक है, और हमने 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय को मान लिया कितना, लगने वाले समय को माना कितना, y, ठीक है, y मिनट है ना, मिनट में चल रहा है हम तो y मिनट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब अगर हम इसको टेबल बनाएंगे तो देखो क्या होगा, इधर आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे ऊपर समय और नीचे लिखेंगे आप दूरी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, मतलब क्या हुआ कि 75 किलोमीटर दूरी तय करने देखो क्या हुआ, उदाहरण 4 क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो क्या हुआ कि उन्होंने हमारे लिए एक बात क्या कह दी कि एक समान चाल है, मतलब उसी चाल से अगर चलती रही तो जितनी दूरी चलेगी करेगी, मतलब जितना दूर वो चलेगी उतना ही ज्यादा समय लगेगा, जितना ज्यादा दूर आप जाएंगे उतना ही समय आपको लगेगा। मतलब क्या हुआ, ये सीधा समानुपात हुआ है ना। तो क्या हुआ कि हम सबसे पहले क्या लिख दें, हम लिख देंगे 20 मिनट में तय की गई दूरी को माना हमने x किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय माना, कितना मान लिया हमने, 5 मिनट। ठीक है, मिनट में चल रहा है ना। अब देखो क्या होगा, इसको आप y मान लो, y किलोमीटर मान लो, और इसको आप मान लो x, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी सिर्फ सारणी बनाएंगे तो समय हम क्या कर लेते हैं,
नहीं, सही माना हमने, है ना। ये हो गया y और ये कितना हो गया दूरी x। ठीक है, सही है। अब देखो दूरी हमारी कितनी है x में, ठीक है। समय लिख दिया हमने, ठीक है। सारणी में दो चीजें लिखनी है हमें। देखो क्या हुआ, तीन चीजें हैं हमारे पास। तीन चीजें कैसे हुई, एक तो ये वाली, एक 75 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना में घंटा लगेगा, 1 घंटा। अब चूंकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 75। अब देखो 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा x, और कितना 250 किलोमीटर में वो कितनी दूरी तय, कितनी देर में पहुंचेगा वो, मतलब कितना समय लगेगा उसे, वो लिख दिया हमने y। ठीक, अब हमारे पास क्या बन गई सारणी। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो पहला हमारा हो गया 75/60, ऐसा आप लिख दो। इसको यहाँ पे माना x1, ये हो गया x2। आप ऐसा नहीं भी लिखो तो भी समझ में आ रहा है ना, तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बराबर में आप लिख दो x/20, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो x बराबर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा 75 × 20/60। 2 1 जा 20, 1 जा 20, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 लगा रिमाइंडर, 3 5 जा 15। तो हमारे पास क्या हो गया, 25 किलोमीटर आ गया। मतलब क्या हुआ, अर्थात आप ऐसा लिख देंगे, अर्थात 20 मिनट में समान चाल से चल रही रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की तय की गई दूरी बराबर हुआ 25 किलोमीटर। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया हल। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इस दूसरे प्रश्न को यहाँ हल कर देते हैं कि कौन सा 250। अब हमारे पास क्या मान हुआ, x तो हमारे पास है, ये पहले ये वाला ही रख लेते हैं। 75/60 बराबर 250/y। तो क्या हो जाएगा, y बराबर, देखो y इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, ये ऊपर चला गया, इंटू 60/75 आ जाएगा किधर, नीचे। अब देखो 25 की टेबल बोलो आप, 25 25 1 25, 5 1 25, 0 लग गया, और 25 3 75, ठीक है। फिर हमने 1 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, किससे, तो 3 1 3 और 3 2 6 और 0। तो देखो कितना हुआ, y बराबर हमें क्या मिल गया, 200 मिल गया। अब ये 200 क्या है, मिनट में, ठीक है। हमारा समय निकला, तो जब ये 200 मिनट में है तो क्या हो गया, y बराबर हमें क्या मिला, 200 मिनट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 200 मिनट मतलब 180 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक, आ गई बात समझ में। ये क्या हमारा आ गया, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 75/60 और 250/y, तो ये हो जाएगा, इधर गया 0, तो ठीक है, ये 10 और ये हुआ 3, और 3 से गया हमने जब 60 का भाग दिया तो हमें क्या मिला, 20। सही है ना। चलिए अब देखो 180 मिनट का 3 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 180 मिनट का 3 घंटा हुआ, और बचा कितना हमारा, 180 इसमें से निकल गया, तो 20 मिनट बचा, तो ये हो गया 20 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण 5 क्या कह रहा है, एक मानचित्र का पैमाना है जिसमें क्या है, 1:3 लाख दिया गया है। तो दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब मानचित्र मतलब क्या हुआ, मैप, ठीक है। तो उनके बीच की वास्तविक दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब एक मैप के पे क्या बनाया गया है, आपको उन्होंने अब इतने 4 सेंटीमीटर में ही उन्होंने क्या बता दिया, 2 नगर की दूरी को बता दिया। तो आपको उनमें एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, मतलब क्या वास्तविक दूरी क्या है, वो तय करना है। तो आपने क्या माना, आपने मान ली मानचित्र में, माना कि मानचित्र में दूरी आपने मान ली, मानचित्र में दूरी,
आपने मान ली x, ठीक है। और वास्तविक दूरी आपने मान ली, वास्तविक दूरी कितनी मान ली, y। तो क्या होगा, देयरफॉर ये हो जाएगा x1:, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 4 5 6 7 बराबर ये हो जाएगा x:y, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 1/3 की घात हम 10, 3 × 10 की घात 7 लिख दूं, है ना। कितने कितने शून्य इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और बराबर लिख दो आप x/y। अब देखो क्या हुआ, x हमारा कितना है, मानचित्र में हमारी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 10 की घात 7, तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि x बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने लिख दिया इसको y, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि ये हो जाएगा y बराबर 4 × 3 × 10 की घात 7, तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 10 की घात 7 सेंटीमीटर। किसमें है ये, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 12 × अब देखो ये सेंटीमीटर में, इसको किलोमीटर में जब आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 10 निकल जाएंगे बाहर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, मतलब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। आई बात समझ, मतलब कितना हो जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें से कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 2 × 10 की घात 5, ठीक है, मतलब 10 की घात 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया किलोमीटर में, है ना। तो ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। आई बात समझ में। अब देखो क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना हो, 1 मीटर में कितने हुए, 100 सेंटीमीटर हुए। तो इसको हमने मीटर में बदला, तो फिर क्या हो गया, ये अगर हमने किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो कितना मिला, 1200 किलोमीटर। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज क्यों ना हो, देखो ये जो चीज है, कभी भी मानचित्र पे हमने जब एक अध्याय पढ़ा था, कौन सा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या हुआ था कि जब हम मानचित्र को जब हम पेपर पे दर्शाते हैं तो उसको सेंटीमीटर के रूप में ही दर्शाते हैं, है ना। मतलब कोई भी चीज की दूरी को हम सेंटीमीटर के रूप में दर्शाते हैं। तो ये मानचित्र 1 सेंटीमीटर में वो हमें बता रहे हैं कितना, 3 करोड़ बता रहे हैं हमें दूरी, ठीक है। तो अब हमें 4 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें उन 2 नगरों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो हमने निकाल ली, कैसे, इस तरीके से। और हमने लिख दिया 1200 किलोमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो हमने इसको किस में कर लिया, किलोमीटर में। आ गई बात समझ में, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।